तो फिर से स्वागत है आपका आपके इस नए सेशन में, आपके इस नए वीडियोस में। तो जितना तक सवाल हमारा हो चुका था उसके बाद का सवाल उसको बनाने का आज प्रयास किया जाएगा। बस आजकल वीडियोस में हमारे पास कुछ समय डिले होते जा रहा है। ये बात यह है इस एडिटर के वजह से। हमारे जो एडिटर है वो घूमने निकल चुके हैं फॉर 9 डेज, 9 दिन के लिए, और इस वजह से वीडियो सारा रिकॉर्डेड है, सारा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। अब वो आएंगे तो जिस स्पीड से हम कर रहे हैं अपने वीडियो को या अपने काम को, उस स्पीड से वो करेंगे और वो करके अपलोड किया जाएगा। लेकिन वो नहीं है तो जो रेगुलरिटी, जो कंटिन्यूटी हमारे चैनल पे बनी हुई थी आपकी और हमारी इस चैनल पे पहुंचने की, हर रोज एक नया वीडियो जो अपलोड करने का जो एक हमारे पास मोटिव था, उसमें डिले होते जा रहा है। तो वो भी हम अगली बार से वो अगर नहीं रहेंगे तो इसके लिए हम उसका अल्टरनेट में कुछ न कुछ सॉल्यूशन ज़रूर सोच लेंगे। तो वीडियो तो इसे हम बना रहे, इसको रिकॉर्ड तो करेंगे ही, और इस 9 दिन के लिए, इस 8 दिन के लिए अपलोड नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर कंटिन्यूटी बना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हम लोग जैसे जानते हैं कि 29 तक ख़त्म कर लेने के बाद, चलिए छठे नंबर के सवाल हम लोग बनाते हैं। 30 पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है कि इफ़ P इक्वल टू 2000 and R equal to 3% per annum, then find the amount in half a year approximately interested compound डेड क्वार्टरली। अच्छा ठीक। तो यहाँ कहा यह जा रहा है कि कोई जो प्रिंसिपल है, जो 2000 है, जो रेट है 3% है, जो टाइम पीरियड दिया हुआ हाफ ईयर दिया गया है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप हमको अमाउंट बताइए और एक टर्म जो क्वार्टरली है उसका यूज़ करके, मतलब जो क्वार्टरली वाला टर्म है या उसका जो नियम है उसको उस सवाल में अप्लाई करके हमको ये सारे इंफॉर्मेशन जो PRT दिया हुआ है उसके बाद अमाउंट निकालिए। ये सवाल में कहा जा रहा है। तो P का वैल्यू तो दिया हुआ है 2000, R का वैल्यू दिया हुआ है 3%, जबकि टाइम दिया हुआ है हाफ, और एक टर्म क्वार्टरली का यूज़ किया गया है। ठीक। तो क्वार्टरली टर्म के लिए हम ऐसा जानते हैं कि क्वार्टरली टर्म के लिए एक मतलब कि टाइम और रेट में कुछ बदलाव होते थे, और उसी बदलाव को हम लोग को ध्यान रखना है। तो क्वार्टरली में होता क्या है? क्वार्टरली में आपको बताया गया कि जो रेट होता है और जो टाइम होता है उसमें कुछ बेसिक बदलाव आता है। ये कन्वर्जन पीरियड का टॉपिक है, और कन्वर्जन पीरियड के टॉपिक में हम इसको फुल्ली डिटेल में इसको बताया गया है लेक्चर नंबर 1 में, या कहें तो इस कंपाउंड सीरीज या कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज है उसके फर्स्ट वीडियो में इसको बताया गया कि व्हाट इज कन्वर्जन पीरियड। आर का वैल्यू देखा जाए तो आर का वैल्यू हमारे पास क्वार्टरली में होता है क्या कि ये मतलब कि फोर्थ जो ये दिया हुआ है एज यूजुअल, वो फोर्थ मतलब कि 4 जो उसका भाग होगा, या कहे तो चौथा भाग, वो रेट सिर्फ काम करता है। जैसे 16 है तो 4 के तरह यूज होगा, जैसे 8 है तो 2 के तरह यूज होगा। कहने का मतलब उसको 4 से डिवाइड किया जाएगा। कहने का मतलब वो 1/4 हो जाएगा, जो पहले था वही हो जाएगा, उसके बदलाव में 1/4 हो जाएगा। और टाइम का मतलब ये होता है कि जो टाइम था वो 4 गुने या कहे तो 4 गुना या कहे तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2। तो कहने का मतलब अब जो रेट है वो 3 नहीं बल्कि 3/4, और जो टाइम है वो अब टाइम हाफ नहीं बल्कि 2 ईयर हो चुका है।
तो अब सवाल का एक नया मोड़, और उस मोड़ के साथ हम लोग को आगे बढ़ना। अमाउंट मांगा गया, और तो अमाउंट में हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है उसका यूज करके 2000 इंटू 1 प्लस आर, आर का वैल्यू देखा जाए तो 3/4, नीचे में ये वाला 100, एन का वैल्यू 2 दिया हुआ। तो 2000 इंटू 403/400, 403/400, यहाँ से 2 जीरो से ये कैंसिल होता है, 1 जीरो से ये कैंसिल होता है, 2 से ये 2 कैंसिल होता है। अब ऊपर में बचा बाकी 403 2/40, तो ऊपर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर का जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा न्यूमरेटर में वो 90, ये अच्छा देख लेते हैं आगे, ये होगा यहाँ पे, और इसको फिर जाके 8 और 60, अब 8 से डिवीज़न किया जाएगा, 8 से डिवीज़न किया जाएगा। तो 8 से डिवीज़न करने पे होता क्या है, कट के कहानी ख़त्म, फिर जाके एक और 0 9, और फिर जाके 0 से 0 ख़त्म होता है 9, फिर जाके 8 1 बार में, और फिर इसका 1 बचता है, फिर 0.0। तो कहने का मतलब हमारे पास ये अभी बन के आता है जब इसको 8 से डिवाइड किया जाए, तो मतलब 20301 पॉइंट, इसको 8 यहाँ दिले देते 8, तो कहने का मतलब ये आता है बन के। और वैसे भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मांगा गया है, ठीक। सवाल में ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो करके ये बन के आया, और ये बन के आया, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 8 से इसको डिवाइड करने पे ये बन के आता है, और फाइनल आंसर में हमारे पास ये बन के आता है, लेकिन नीचे में 1 जीरो बच जाता है जो कि 10 के रूप में। और हम लोग जैसा जानते हैं कि 1 जीरो है तो ये जो पॉइंट या डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये फाइनली इस तरह का रूप ले लेगा सवाल। तो कहने का मतलब जो अमाउंट और यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू का वहाँ यूज किया गया है हमारे सवाल में, तो अप्रोक्स यहाँ पे 2030 हम लोग यूज करेंगे। मतलब 2000 या कहें तो 2030 रुपीज इज द फाइनल अमाउंट टेकन बाय बायर, मतलब जो उधार लिया है उससे कुल मिलाकर के 2030 रुपीज़ वो लेगा। और यहाँ 30 रुपीज़ का ज़्यादा मुनाफा या कहे तो 30 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे ये रहा, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये खत्म होता है 31 की ओर बढ़ते हैं हम लोग बिल्कुल। तो 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 5620, देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। तो कहने का मतलब ये पॉपुलेशन को अगर पैसा मान लिया जाए तो भी सवाल बन जाएगा, और बिल्कुल ये बस पैसा मान के ही बना लेने से या कहे तो जो इंटरेस्ट या बाकी बात जिस तरह से बनाते थे उसी तरीके से सवाल बनेगा। बस सवाल में पहले हमारे पास अमाउंट, पहले हमारे पास रुपीज़ का बात हो रहा था, अभी पॉपुलेशन का बात हो रहा है, और ये भी सेम उसी तरीके से कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा जो कॉन्सेप्ट हमारा पहले यूज़ होता था। तो यहाँ कह रहा है कि इसको भी सेम उसी तरीके मानना है, उसी तरीके से PRT ये सब वगैरह का यूज करके हमको बनाना है। 31 में दिया हुआ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर। तो एवरी ईयर रेट जो है 5% बढ़ता है किसी भी विलेज का। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 5620, तो P का जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया एज ए पॉपुलेशन यहाँ पे ये दिया गया है
फिर कह रहा है कि देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, जो टाइम दिया गया वो 1 ईयर के लिए दिया गया है, और कह रहा है कि 1 ईयर के बाद 1 ईयर के बाद हमारे पास कितना पॉपुलेशन होगा। तो 1 ईयर के बाद कितना होगा कि यहाँ पे बिल्कुल अमाउंट की बात की जा रही है। यहाँ पे हम लोग क्योंकि कह रहा है कि कितना होगा, तो जितना भी होगा जो पूरा अमाउंट बन के आएगा उसी की बात हो रही है। और अमाउंट का तो सीधा सा फॉर्मूला है CI के रूप में। तो यहाँ पे हमको बस वही यूज करना है, अमाउंट जो बन के आएगा वो P1 + R/100 पे पावर n के रूप में आएगा। और यहाँ पे ये है हमारे पास ये n, और यहाँ पे दिस इज द लास्ट स्टेप। बस हो गया, कहानी इसका ख़त्म। ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, तो 21/20। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 2 से अगर किया जाए तो 28/1 इंटू 21 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ 281,562 बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारे पास बन के आएगा। दिस इज द population of the person after 1 year। तो ये हमारे पास बन के आता है 5901। तो कहने का मतलब कि 5901 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमारे पास मतलब कहने का मतलब जो 5620 जो हमारे पास मैन या वुमेन या कहे तो पॉपुलेशन उस विलेज का था, और वो जो 1 ईयर के बाद 5901 बन जाता है 5% की रेट के बढ़ने के हिसाब से। अगर पॉपुलेशन हमारा घट रहा होता तो इसी फॉर्मूला में डिक्रीजिंग के तौर पे P/1 - R/100 यूज करते। ये आगे हो सकता है तो सवाल ऐसा बनेगा, और बिल्कुल इस बुक में होगा जहाँ, क्योंकि ये IIT फाउंडेशन बुक है, इसमें कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। सवाल ढूंढ के डाला जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट में भी सवाल जरूर होगा। अभी तक तो हम उस सवाल से मिले नहीं इस बुक में, लेकिन जब हम 8th क्लास में थे तो ऐसा सवाल बिल्कुल बना है। और तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं होता, लेकिन अगले वाले अगर इस सेशन में हमारे पास ऐसा सवाल होगा तो ये सेशन में इस सवाल को जरूर यूज किया, इस फॉर्मूला को जरूर यूज किया जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला डिक्रीजिंग पॉपुलेशन या डिक्रीजिंग कोई भी चीज़ होता है रेट के हिसाब से टाइम के बाद का, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। और अगर इस सवाल के लिए तो ये फॉर्मूला है जो आसानी से बन चुका है ये सवाल। तो अब हम लोग 32 बिल्कुल 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अब 32 सवाल या 32 नंबर का सवाल हम लोग बनाते हैं। 32 में दिया गया कि 10,000 volunteers are registered with a charitable trust 10,000। इसका दिया the number of volunteers increase at the rate of 4% every 6 months। Find the time period at the end of which the total number of volunteers become 10,816। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले तो 10,000 वॉलंटियर्स है, जिसमें 32 नंबर का सवाल P का वैल्यू 10,000 है। फिर आगे का जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ वॉलंटियर इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4% एवरी 6 मंथ। अच्छा, एवरी 6 मंथ। अच्छा, रेट जो है 6% में था 4% फॉर एवरी 6 मंथ। अब आगे का जो हमारे पास find the time period at the time and the end of which the total number of volunteers are 10,816।
तो टाइम मांगा जा रहा है और अंतिम का जो हमारे पास है वो ये है, यही है, बिल्कुल यही है। अच्छा, सवाल थोड़ा सा उस बेसिस पे सवाल है, सवाल बिल्कुल बनेगा, सवाल बिल्कुल बनेगा, सवाल कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन सवाल उस बेसिस पे है। तो हम लोग एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे, वही फॉर्मूला डिस्कस किए थे जो हमारे पास अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन उस फॉर्मूला में जो हमारे पास ये n की जो वैल्यू है, ये n ये नहीं बताता है एक टाइम पीरियड, जनरली ये टाइम पीरियड है, जनरली इसको टाइम पीरियड, ये इसको कहें तो इसे काउंटेड या टर्म एज टाइम पीरियड, इसे हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड के तौर पे, इसे हम लोग समझते हैं टाइम पीरियड के तौर पे, लेकिन असल में ये हमारा होता है कि हाउ मैनी टाइम्स वी कैलकुलेट CI, मतलब कितना बार हम लोग CI कैलकुलेट कर रहे हैं वो n बताता है। अगर ईयर 1 है तो 1 ईयर के लिए मतलब एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 है तो 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए स्क्वायर लग जाता है। 3 है और n टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 और n लग जाता है, और इसे हम लोग जनरली टाइम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये कितना बार कैलकुलेट किया जा रहा है और कितना बार कैलकुलेट किया जा रहा है, यही यहाँ पे n की वैल्यू या यहाँ पे n के बारे में यही समझना। दिस इज टोटली अबाउट n। तो यहाँ पे ये रहा। अब उसके बाद ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद सवाल को बनाते हैं। सवाल जैसे जैसे दिया गया है बिल्कुल उसी तरीके से पुट करते हैं। अच्छा, तो अमाउंट की वैल्यू दिया हुआ है P × 1 + R/100 पे वैल्यू n। अमाउंट का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है, अच्छा अमाउंट का वैल्यू ये दिया हुआ है, जबकि P का वैल्यू ये दिया हुआ है और 1 + R हमको दिया हुआ है 4/100 और n यहाँ पे ये। अच्छा, ये तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चले आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है जाकर डिवीजन हो रहा है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है या कहे तो जो सिंप्लीफिकेशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको तुम कर चुके हैं या उसको जानते भी है बहुत नज़दीक से। अब उसके बाद देखा जाए, अच्छा 100 × 100 10,000 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर 1 ऊपर में ये और ये अगर मिल जाए तो कहानी बन जाए। तो 16 4 0 0 0 1 4 0 6 1 8 0 1। अच्छा, आ गया। तो कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्वायर के रूप में, और ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। सवाल अब हमारा पकड़ में आ गया, सवाल अब हमारे हाथों में है। तो यहाँ पे ये बन जाता है और n का वैल्यू क्योंकि बेस सेम है। अच्छा, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, बेस सेम है और बेस जब सेम है तो ध्यान रखना एक बात, इससे पहले हम भी बताए हैं कि अगर a पे पावर m है और a पे पावर n है और नीचे का जो बेस है, यहाँ ध्यान रखना है, नीचे का जो बेस है वो अगर हमारा सेम है, वो हमारा अगर सेम है, बात ध्यान रखना है, इसका वैल्यू पूरा का वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू सेम है और जो नीचे का जो बेस है अगर सेम है तो यकीनन m और n बराबर होगा, m और n यकीनन बराबर होगा जब ये ओड हो। ये बात भी ध्यान रखना है, जब ये ओड हो तो यकीनन ये बराबर होगा। और m और n बराबर नहीं भी हो सकता या बराबर हो सकता है, इट में और में नॉट, अगर ये इवन हो। जैसे कि इवन के लिए अगर बताए तो एग्जाम्पल, जैसे हम लोग मान लेते हैं -1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये दोनों तो आपस में बराबर ही होगा, लेकिन बेस बराबर नहीं है,
बेस बिल्कुल बराबर नहीं, दोनों को अगर स्क्वायर किया जाए तो 1 बराबर 1 आएगा, तो 1 बराबर दोनों का वैल्यू तो 1 मतलब वैल्यू दोनों का बराबर है, ऊपर का बेस भी बराबर है, फिर भी ऊपर का पावर भी बराबर है, फिर भी बेस जो है हमारा वो बराबर नहीं हो रहा है, फिर भी बेस जो है हमारा वो बराबर नहीं हो रहा है। तो इवन में ये कंडीशन है, इवन में हमारा ये कंडीशन है। तो कहने का मतलब यहाँ पे n बराबर 2 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट यहाँ यूज ये होगा, यहाँ तो n बराबर 2 होगा ही, लेकिन जब इवन हो तो ये जो हम लोग के पास जो लग रहा था नियम वो फ्लॉप भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इसका एक अच्छा सा उदाहरण है कि -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दोनों तो आपस में दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों का बेस दोनों का पावर बराबर है, लेकिन बेस बराबर नहीं है। लेकिन अगर ओड में होता तो ओड में हमारे पास ऐसा कोई टर्म आता नहीं, ओड का हम अभी नहीं डिफाइन करें, ओड के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दे रहे, बस ओड के बारे में ये याद रखना है कि बिल्कुल जब ओड में ये भी ओड दोनों बराबर है तो m और n किसी भी सूरत हाल में ओड होगा तो ये m और n बराबर होगा। लेकिन इवन में ऐसा कंडीशन नहीं है, इवन में इट में और इट में नॉट बी इक्वल, ये बराबर और बराबर नहीं भी हो सकता है। लेकिन अब आते हैं सवाल में, तो कहने का मतलब m यहाँ पे हमारे पास जो है वो n बराबर 2 होगा, n बराबर 2 होगा, n बराबर 2 होगा। n बराबर 2 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है वो माइनस नहीं हो सकता है। ये अमाउंट जो है ये माइनस नहीं हो सकता है। अमाउंट कैसे माइनस हो सकता है? हो ही नहीं सकता है माइनस। तो कहने का मतलब जब माइनस नहीं हो सकता है तो कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कहने का मतलब यहाँ से ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब माइनस का कोई यहाँ पे केस यूज नहीं हो सकता है क्योंकि अमाउंट की बात हो रही है और अमाउंट कभी भी हमारा माइनस होता नहीं है। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो कहने का मतलब जो ऊपर वाला जो पावर है वो हमारा हमेशा बराबर होगा, n बराबर 2 होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। दिस इज आईआईटीएन कॉन्सेप्ट, ये आईआईटीएन की सोच होती है। दिस इज द थिंकिंग अबाउट ऑल अबाउट आईआईटीएन। तो n का वैल्यू यहाँ 2 होगा। यहाँ पे इवन ओड में थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। n बराबर 2 अगर इवन हो रहा है हमारा m और n अगर हमारा इवन हो जा रहा है पावर में जो है और वैल्यू दोनों का बराबर है, तो ये कतई सही नहीं है कि बेस हमारा बराबर होगा। This is not truly that the base are equal if the value of the whole LHS and whole RHS are equal and its power is also equal, then I am not able to say that their base are 100% इक्वल। यहाँ पे तो ये है कि -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ये दोनों वैल्यू 1 आता है, वैल्यू दोनों का 1 आता है, तो दोनों तो बराबर है ही है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि बेस सेम है, बेस यहाँ पे सेम बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा अमाउंट पैसा की बात किया जा रहा है तो वो कभी माइनस हो ही नहीं सकता है। जब अमाउंट हमारा कभी माइनस हो ही नहीं सकता है तो हमारा यहाँ पे n बराबर 2 आता है। n बराबर 2 आता है तो n बराबर अगर 2 आ रहा है तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो रहा है कि 4% हर एक 6 महीना में लग रहा है। तो n बराबर 2 कहने का मतलब कि 4% हर महीना में लग रहा था, जो अब 2 आया तो कहने का मतलब 6 महीना प्लस एक बार और 6 महीना बन करके 1 ईयर, मतलब कहे तो 1 साल में जो हमारा पैसा है वो लक्ष्मी चिट फंड से डबल हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारे पास 1 ईयर में 10,000 प्रिंसिपल था
वो हमारा 10,000 जो प्रिंसिपल था वो 10,816 हो जाएगा। हर एक महीना की दर अगर 4% से बढ़ा जाए, यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट जरूरी है, दिस इज द जरूरी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे दो कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि जब सवाल में दिया गया कि 6 मंथ, तो 6 मंथ 2 बार अप्लाई होगा, 2 बार हम लोग CI को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं तो कहने का मतलब 1 साल उसको कैलकुलेट किया गया है, और इस वजह से यहाँ 1 ईयर आ गया है। यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट, ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट इवेंट वाला इसलिए समझा दिए ताकि यहाँ पे n=2 आता, नहीं भी बता डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि n=2 आएगा, बता सकते थे, लेकिन सवाल में तुरंत दिमाग में खटका, अरे हो सकता है ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर बता दिए कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा ही नहीं, क्योंकि अमाउंट के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे बेस कभी माइनस हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर अदर कोई सवाल होगा जो प्रॉफिट लॉस या कहे तो CI ये सब पैसा का बात नहीं किया जाए, उसके बाद अगर कोई भी हमारा जनरल सा हमारा ऐसा कोई अलजेब्रा होगा तो उस तौर पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ट्रूली राइट। तो 32 यहाँ कंप्लीट होता है, और 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद का जो सवाल होगा वो बनेगा। अच्छा, now we should have to start the 33 number question, that is here 33 कहे तो 33। अच्छा, सवाल में दिया गया है पर्सन बोरोज 20,000 for 2 years at compound interest. The money lender gives 2 options. The first is 3% per annum, the second option is 2% per annum for the first year and 4% for the second year. Which option is profitable to the borrower and how much? And by how much? अच्छा, कोई P है, कहने का मतलब प्रिंसिपल है, और वो दिया गया 20,000 only, 20,000 only, एंड टाइम दिया गया 2 years, और यहाँ पे 2 कंडीशन है जो रेट के लिए है। रेट के लिए 2 कंडीशन यहाँ पे ये है कि पहला ईयर के लिए हमारे पास द मनी लेंडर गिव्स 2 ऑप्शन, द फर्स्ट इज 3% per annum and the second is 2% per annum। अच्छा, द फर्स्ट इज 3% per annum, तो कहने का मतलब 3% पर एनम दिया गया है, और ये टाइम तो 2 years के लिए दिया गया है। अब एक में ये कहा गया कि जो दूसरा ऑप्शन दिया गया, जो दे रहा है उधार या जो दे रहा है उधार, वो ये कह रहा है कि पहला में हम आपको 3% दे रहे हैं दोनों साल के लिए, पहला साल भी 3%, दूसरा साल भी 3%, लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि 2% फॉर फर्स्ट ईयर, और फिर कहा जा रहा है कि 4% फॉर सेकेंड ईयर, 4% फॉर सेकेंड ईयर, तो ये कहा जा रहा है, और ये दोनों बात CI के लिए हो रही है। नो SI इज हार्म्ड ऑन दिस क्वेश्चन, SI की कोई बात नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो उधार ले रहा है, मतलब जो बोरोवर है, जो उधारी ले रहा है, उसको क्या लेने में या दोनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ज़्यादा फायदा है, तो ये कैलकुलेट करना है। नो यू शुड हैव टू कैलकुलेट द बोथ ऑप्शन। तो हम लोग इसको बस कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन उसमें हम लोग के पास अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे P का वैल्यू 20,000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू दिया हुआ 3/100, और ये 2, जबकि ये आगे बढ़ के हमारे पास 13 ये, और यहाँ पे बन जाता है ये। बस इसको अब क्या करना है, गुना भागा सब चीज करना है।
103 और 103 इसका स्क्वायर देखा जाए तो 103 का स्क्वायर, तो यहाँ जगह 309,000, ये हो जाएगा 103, 906 वो 01, ये बन के आता है। और फिर इसको 2 से इंटू करना है, 2 से इसको इंटू करना है तो 18, 12 और 2, तो 2 1 2 18, ये तो बन जाता है पूरा अमाउंट। तो कहने का मतलब जो CI भी निकाल लेते हैं, CI भी अगर निकाल लिया जाए तो CI क्या निकलेगा, CI निकल जाएगा इसमें से 20,000 माइनस कर देने पे, जो कि हो जाएगा 1218। कहने का मतलब CI जो है ये बन के आएगा पहला ऑप्शन से, या पहला जो इंफॉर्मेशन या 3% वाला जो कॉन्सेप्ट दिया गया उससे बन के आएगा। CI का हम लोग जानते हैं कि CI को अगर देखा जाए तो CI हमारे पास ये होता है कि अमाउंट माइनस P, और बिल्कुल अमाउंट से हम लोग P को माइनस कर देने पे ये बन के आता है। और पहला जो हमारा पहला जो हमारा दिया गया था ये 3% वाला, उसमें से अमाउंट की वैल्यू ये, उसमें से CI की वैल्यू ये आती है। अब दूसरा जो हमारे पास नियम है या दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन के हिसाब से अब हमारे पास जो अमाउंट बन के आता है वो बन के आएगा 1 + R/100। अच्छा, यहाँ पे दो ठो नियम है, एक 4%, एक 2%, एक 4% के लिए। तो यहाँ पे ये बन के आएगा, यहाँ पे डबल बार लिखाएगा R1 और R2। देखिए अमाउंट का जो अच्छा एक बात और समझा दिया जाता है यहाँ पे कि जो अमाउंट का जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है, वैसे CI और SI का जो फॉर्मूला है वो भी हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। वो बहुत आसान है प्रूव करना, और CI का फॉर्मूला बनता ही किस रूप में, वो भी उसका लास्ट स्टेप को बस यहाँ लिखा जाता है। वैसे CI और SI का भी जो प्रूफ वाला जो हो, SI का फॉर्मूला ऐसे और कैसे हमारा CI का फॉर्मूला ये बन के आता है, इस पे भी वीडियोस बना हुआ है, बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है। इतना दिन जो अपने चैनल पे रुके हुए थे, कुछ ही दिन ऐसा जहां हम वीडियो नहीं बनाए थे, तो अक्सर वीडियो बना करके रखा गया है। दोनों पेन ड्राइव 64 GB का भरे पड़े हैं वीडियो से। बस एडिटर ही करामाती है कि वो कभी इधर चले जाते हैं, जिस वजह से एडिट नहीं हो पाता। मेरे पास आई हैव नो मच मोर टाइम फॉर एडिटिंग द वीडियो, हमारे पास उतना ज़्यादा समय है नहीं जिस वजह से हम वीडियो को एडिट कर सके, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट का जो बनता है सवाल, वो हमारे अमाउंट ये होता है बेसिकली हमारे पास अमाउंट ये होता है और यही होते चला जाता है n तक। R अगर डिफरेंट हो तो, R अगर सेम भी हो तो भी यही, R अगर डिफरेंट भी हो तो भी यही। लेकिन जब R सेम हो जाता है तो सवाल जो है वो हमारा, या जो फॉर्मूला है वो कोइंसाइड करने का मतलब छोटा रूप में बन जाता है, जो हम लोग इसको दिखा देते हैं इस तरह से। अगर R सेम हो, इफ R इज इक्वल फॉर ऑल या आगे जितना भी हम काउंट करेंगे उसके लिए R हमारा सेम हो। अगर R सेम ना हो तो लगातार इस तरह से इनटू होते चला जाता है। अगर यहाँ 2 ईयर, 4 ईयर और 3 ईयर के लिए बात होता है तो 2%, 4%, 6% भी होता है, तो एक और टर्म यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन 2 ईयर के लिए बात हो रहा है, तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पे एक ही फॉर्मूला बनेगा, अमाउंट बराबर P × 1 + R1/100 × 1 + R/100। अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास यही होता है और यही फॉर्मूला होता है। लेकिन R सेम है तो सवाल, और जो फॉर्मूला होता है वो कोइंसाइड ऑन ए सिंगल फ्रेम, या कहे तो सिंगल ये बन जाता है। बस यही सवाल, यही हमको यहाँ बताना था। और R अलग अलग है तो R बिल्कुल अलग अलग है, तो अलग अलग इनटू होगा। और अब हमारे पास इस सवाल को लास्ट करने का वक्त आ चुका है, तो वक्त को मात दें। ये हमारे पास P का वैल्यू दिया हुआ 2000,
2000 20,000, जबकि 1 प्लस आर, आर का वैल्यू 2 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 4 फॉर सेकेंड ईयर। यहाँ से यहाँ पे ये बन के आ जाता है 1 2 0 0 1 4 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल होता है, तो 2 इंटू 102 104 और आगे बढ़ करके हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं, तो 208 0 0 0 401 80601। अच्छा, फिर इसको 2 से इंटू करना है तो 2 से इंटू कर लिया जाता है, नीचे 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 16, 2 से इंटू करेंगे तो 12 और हो जाएगा 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2। सॉरी, दिस इज द मिस्टेक, इट इज द मिस्टेक। तो ये हो जाता है हमारे पास, और यहाँ पे अगर सी आई का वैल्यू देखा जाए तो वो हो जाएगा 21216 माइनस 20000, जो कि हमारे पास 21 ये बन के आता है। अच्छा, 2 रुपया का मात्र घाटा, 2 रुपया का मात्र, क्या जरूरत है, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। तो हमारे पास ये होता था सेकेंड ऑप्शन, और ये तो फर्स्ट ऑप्शन पहले से ही। तो जो हमारे पास जो पर्सन है उसको हमारा सेकेंड ऑप्शन लेना बहुत ज़्यादा सही रहेगा, सेकेंड ऑप्शन लेना बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें 2 रुपया की बचत हो रही है, और 2 रुपया की बचत हो रही है, और 2 रुपया की बचत की वजह से उसको सेकेंड का जो हमारा ऑप्शन है वो लेना ज़्यादा सही रहेगा। और अगर बताते हैं तो मैथ तो 2 रुपया क्या 2 पैसा से हिल जाएगा। अगर मैथ हमारा जीरो कहीं छूट जा रहा है या पॉइंट या डेसिमल कुछ भी छूट जा रहा है तो मैथ में बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। और यहाँ तो 2 रुपया की बात हो रही है, 2 रुपया तो वो छोड़िए, फिर जो बनिया उसको दे रहा वो 2 रुपया, वो 2 रुपया छोड़ सकता है, वो उसके लिए 2 रुपया कितना बड़ी मायने रखता होगा। सवाल सही बढ़ के यहाँ पे भूचाल मैथ में आया ना आए, दुकानदार के रूप में जरूर भूचाल आ जाएगा। 23 नंबर का सवाल इज एंडेड विथ भूचाल, या कहे तो अर्थक्वेक के साथ, भूचाल के साथ 33 का सवाल एंड होता है। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन 34 की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं। नाउ इट्स टाइम टू 34 में दिया गया है कि पहले सवाल लिख देते हैं, हम भूल जाते हैं बार बार कि आपको 35 भी बनाना है, क्या 34 है तो आप 34 ही पढ़ना है। 34 में द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3/16 ऑफ द प्रिंसिपल। अच्छा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3/16 ऑफ द प्रिंसिपल। अच्छा, SI दिया गया है किसी सवाल का और वो दिया गया 6/16 ऑफ प्रिंसिपल, तो कहने का मतलब लेट द प्रिंसिपल बी P, तो लेट द प्रिंसिपल बी P। अच्छा, SI तो बन चुका 3/16 ऑफ P एंड द नंबर ऑफ मंथ इज इक्वल टू द रेट परसेंट। अच्छा, नंबर ऑफ मंथ, अच्छा नंबर ऑफ मंथ जो कि n मानते हैं वो बराबर है R के लिए वो बराबर है। अच्छा, एंड द टाइम पीरियड, अच्छा पूछा फिर जा रहा है इज इक्वल टू द रेट परसेंट, फाइंड द रेट पर एनम एंड द टाइम पीरियड। अच्छा, रेट भी मांगा जा रहा है और टाइम पीरियड भी मांगा जा रहा है। अच्छा 34, अच्छा चलो रेट, अच्छा 34 सवाल SI की वैल्यू। अच्छा, एक काम तो कर सकते हैं, टाइम, अच्छा SI बराबर होता है, सवाल यहाँ से बनाते हैं। सवाल में ये डाटा दिया हुआ था, सवाल जो बनेगा यहाँ से बनता है सवाल। SI बराबर हो जाता है हमारे पास P इंटू R इंटू T/100। SI की वैल्यू दिया गया है 3/16, P, अच्छा P तो खत्म ही हो जाएगा, R इंटू T,
आर का वैल्यू निकालना, टी हमारे पास नंबर ऑफ मंथ बराबर आर। अच्छा, टी को हम लोग लिख सकते हैं टी, यहाँ पे एसआई का एक नियम होता है। एसआई का नियम ये है कि एसआई में पी आर टी, जो टी होगा ये हमेशा ईयर में आएगा, ये हमेशा ईयर में आएगा। अगर मंथ में है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करके तब सवाल में पुट करना है, डेज में है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करके तब हम लोग को सवाल में पुट करना है। तो यहाँ पे दिया गया कि नंबर ऑफ मंथ बराबर n माने हैं, तो टाइम यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम हमारे पास n/12 हो जाएगा, n/12 हो जाएगा टाइम पीरियड, बिल्कुल n/12 हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 महीना है, मान लेते हैं देखिए 2 महीना है, तो उसको ईयर में कैसे लिखेंगे, 2/12 ईयर करने का मतलब 2/12 ईयर लिखेंगे। उसी तरीके से n महीना है तो n महीना को n/12 ईयर लिखेंगे। और जैसा कि सवाल ही बोला है कि जो n है वही r है, जो n है वही r है, जो n है वही r है, तो कहने का मतलब आगे जा करके इसको ये लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब जो टाइम पीरियड यहाँ दिया गया है वो सवाल घुमा फिरा करके r/12 ईयर दिया गया है, r/12 दिया गया है। और हमको r का वैल्यू अगर निकल जाए तो n का वैल्यू निकल जाएगा, अगर r का वैल्यू निकल जाए तो n का भी वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन कभी भी इस सवाल में p का वैल्यू हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। p का वैल्यू इस सवाल में पता करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि p कट जा रहा है, p कट जा रहा है, p कट जा रहा है 100, और p का यहाँ पे कहानी ख़त्म होता है, 3/16 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 3/16 बनता है, और यहाँ पे बन जाएगा r²/10 का स्क्वायर, यही बनेगा, यही बनेगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 3/16 ही था। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3/16 बराबर हो जाएगा r²/100, और अगर काटा जाए तो 4 से इसको काट करके बन जाता है, और इसको 25 से काट करके ये बनेगा ये। अब उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा 25 × 3, और ये हो जाएगा 4 × r², और r² की वैल्यू 25 × 3/4। कुछ गलती हुआ है क्या? अच्छा, r/12 था। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ मिसमैच हो रहा है सवाल, वही तो देख रहे हैं कि सवाल क्या गलती हुआ लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इसको बस साफ करते हैं, उसके बाद सवाल बनाते हैं। r/12 लिखना था, हम सिर्फ r लिख दिए t की जगह पे, यही तो देख रहे हैं हम। यहाँ से p × r, ये वाला r तो r t के जगह पे लिखना है, r/12 × 100 अकॉर्डिंग टू सवाल। ये p से ये p कैंसिल, और उसके बाद ये 4, यहाँ से ये हमारे पास 3। अब सवाल आ जाएगा, अब बिल्कुल आ जाएगा, अब बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3, अच्छा थोड़ा ध्यान से करना है, इसको 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25। तो कहने का मतलब अब हमारे पास 3 × 3 × 25 = r², ये r इंटू हो करके, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3, ये 25 और ये 3 आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास फाइनली ये बन के आता है। अब आगे इसको अगर दिया जाए तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगा जो कि 25 का 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 2 3 का एक 3 बाहर आएगा जो कि 15 बन जाएगा। कहने का मतलब 15% r की वैल्यू आता है यहाँ पे 15%, r की वैल्यू यहाँ पे आता है 15%।
जबकि यहाँ सवाल में टाइम पीरियड भी पूछा जा रहा था, टाइम पीरियड भी पूछा जा रहा था, तो टाइम पीरियड भी पूछा जा रहा था। जितना रेट है उतना ही नंबर ऑफ मंथ है, जितना रेट है उतना ही नंबर ऑफ मंथ है। तो अब सवाल में टाइम पीरियड निकालना है, तो रेट बराबर 15% और यही हमारे पास n है मतलब 15 मंथ। कहने का मतलब अब 15 मंथ हो गया तो n का वैल्यू 15 मंथ है हमारे पास। और अगर ईयर में देखा जाए इन ईयर तो हमारे पास 15/12 या कहे तो 15/12 जो कि 5 3 जा, अच्छा ये बन के आएगा यही, अच्छा यार हाँ 4, ये बन के आएगा 4, ये बन के आएगा 1। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब 5/4, यहाँ देखा जाए तो 5/4 होता है हमारे पास ईयर में। इसको आगे और कन्वर्ट करने लेने के बाद 1 इंटीजर 1/4 is the correct year time of this सवाल। 1 इंटीजर 1/4 जो होता है या 1 ईयर और जो 3 मंथ का जो कार्यकाल है इस सवाल में यूज होता है। 15% रेट है, टाइम 15 मंथ है, उसको ईयर में ये बना दिया गया है और यही सवाल कह रहा था। सवाल ये कह रहा था कि जो P है वो अब P नहीं रहता है अमाउंट के तौर पे, वो 3/16 बन जाता है SI बन जाता है। तो बस सवाल को उसी तरीके से पुट करके उसी तरीके से सिंप्लीफाई करके R का वैल्यू निकाल लिया जाता है। R बराबर मंथ और मंथ से हम लोग ईयर बना लेते हैं। दिस इज द टोटली अबाउट दिस क्वेश्चन। 34 कंप्लीटेड 35। सवाल में तो सोचे थोड़ा सा मिसमैच हो, इस सवाल को लगा गलत हम बना दिए, सवाल में कुछ और कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन यहाँ पे 12 लिखना भूल गए थे जो कि हम इसी वीडियो में ठीक कर दिए। 34 तक कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो आगे करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सारे सेशन को कंप्लीट करेंगे, तो 35 अगले वीडियो में बनता है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। धन्यवाद।